वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक लेजर के बारे में। इसके ठीक पहले की वीडियोस में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस जो था उसको समझा मैंने, और अकाउंटिंग प्रोसेस में ट्रांजेक्शन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारा जर्नल क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट लेजर लिखा है, लेजर भी एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें जनरल रजिस्टर की एंट्री को उनके लेजर के अनुसार अलग अलग लिखा जाता है और उनका बैलेंस निकाला जाता है, जिसे हम लेजर का क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। यहाँ पर लेजर का मतलब उन अकाउंट से है जिनके बीच में लेन देन हो रहा है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे कुछ चीजों को समझ लीजिए। नंबर एक कि लेजर का बेनिफिट ये है कि हर अकाउंट को सेपरेट लिखते हैं उनके अनुसार, और दूसरा उसका निकालते हैं बैलेंस। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमारा एक पहला एग्जाम्पल जो हमने किया है, अपना जो पहला असाइनमेंट 1 है जिसको हमने सॉल्व किया है, अगर उसकी बात कर लें, जैसा कि हमारे असाइनमेंट 1 में टोटल 12 ट्रांजेक्शन है। अगर ध्यान से देखेंगे, आपका जो पहला असाइनमेंट है उसमें कुल मिला के 12 लेन देन है, या यूं कह ले कि 12 ट्रांजेक्शन है, जिसमें केवल 4 अकाउंट्स के बीच में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। केवल 4 अकाउंट्स के बीच में ही लेन देन हो रहा है। और उन अकाउंट्स का नाम क्या क्या है? कैश, सेल्स, परचेज और बैंक। अगर ध्यान से देखिए तो डीआर और सीआर करने में आप इन्हीं 4 शब्दों का या इन्हीं 4 अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कैश को डीआर सीआर लिख रहे हैं, कभी सेल्स को डीआर और सीआर लिख रहे हैं, कभी परचेज को, कभी बैंक को। कुल मिलाकर के आप इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टैली में इन्हें ही लेजर कहा जाता है। मतलब जिनको हम अकाउंट्स से नाम के डिनोट जिनको हम अकाउंट्स के नाम से डिनोट करते हैं इन द मैनुअल अकाउंटिंग, उन्हें ही हम टैली में लेजर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनुअल अकाउंटिंग में लेजर कहते नहीं है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग में हम इसको कुछ लोग अकाउंट्स बोलते हैं, कुछ उसको हेड भी बोलते हैं, और कुछ उसको लेजर भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टैली में, तो टैली में आता है इसका नाम लेजर। टैली में क्या कहेंगे? इसको हम लेजर कहेंगे। अब सवाल उठता है कि सर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं? क्योंकि एक सवाल था कि लेजर जो एक रजिस्टर होता है उसमें अकाउंट्स की एंट्री को सेपरेट लिखते हैं और साथ उनका बैलेंस निकालते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं, पहले इस प्रोसेस को समझते हैं। लिखा है लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए दिए गए ट्रांजेक्शन, जिन भी ट्रांजेक्शन का आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, या यूं कह लें कि दिए गए ट्रांजेक्शन में जिन भी लेजर का या जिन भी अकाउंट्स का आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, उस लेजर को या उस अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए उसमें कितना अमाउंट आया है और कितना अमाउंट गया है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मतलब कहने का, यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है वो बाय लेजर या बाय अकाउंट्स निकलता है। जैसे कि हमारे ट्रांजेक्शन में 4 लेजर हैं, तो चारों लेजर का सेपरेट क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। अब देखते हैं इसका एक और एग्जांपल। जैसे हमारा ये पहला असाइनमेंट है, ये पूरे 12 ट्रांजेक्शन है जो कि आपने डीआर और सीआर के फॉर्मेट में लेजर रजिस्टर पे, सॉरी, जर्नल रजिस्टर पे लिख दिया। अब अगर आपसे पूछें, सवाल आपके मन में एक और उठ रहा होगा कि सर लेजर रजिस्टर की नीड पड़ी क्यों? जब ऑलरेडी जनरल रजिस्टर पे एक बार मैंने उन एंट्रियों को लिख दिया है, तो चलेंगे उन्हीं एंट्रियों को दोबारा फिर लिखेंगे लेजर रजिस्टर पर, क्यों सर? तो उस क्यों का जवाब देखते हैं। उस क्यों का जवाब है हमारी नीड, हमारी जरूरत। कैसे? ये 12 ट्रांजेक्शन लिख दिए गए, और अब आपसे हम पूछ लें कि पहली एंट्री में देखो कैश आया है, भाई सामान बेचा तो कैश आ गया ना, और दूसरी एंट्री में कैश गया है। तो पहली एंट्री में कैश आया, दूसरी एंट्री में कैश चला गया। ऐसे ही आने वाली और भी एंट्रियों में कैश आया होगा, कैश गया होगा। और अब आपसे पूछ लें कि मुझे ये बताइए कि 12 ट्रांजेक्शन होने के बाद कितना कैश का बैलेंस बचा है, ये बता दीजिए। या हमको ये बता दीजिए कि टोटल कैश कितना आया है, कितना कैश हमने दिया है, और बचा कितना है। आप हमको सिर्फ इतना बता दो। तो मुझे बताइए, क्या बता पाएंगे? क्या आप इस रिपोर्ट को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसको बताने के लिए आप तुरंत मोबाइल निकालेंगे और कहेंगे हाँ सर रुकिए, 12 इंटू को पहले क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन 12 एंट्रियों में जहां जहां कैश आया और जहां जहां कैश गया उनको कैलकुलेट करेंगे और फिर हमको बताएंगे। ये अभी आप कर लेंगे क्योंकि 12 एंट्री है। लेकिन सपोज करिए एंट्री 1200 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 10,000 हो जाए,
तो मान लिया आज हमने 1000 एंट्री कर ली, आज पूछा तो क्या करोगे, 1000 एंट्री फिर से कैलकुलेट करोगे, फिर उसमें कल को 1000 एंट्री और ऐड कर दी गई, टोटल मिला के 2000 एंट्री हो गई, तो फिर निकालोगे इसको। फिर तो ये होगा कि आज आपसे रिपोर्ट पूछेंगे कि जरा इन 2000 एंट्री में बताओ, जो तुमने जनरल रजिस्टर पे 2000 एंट्री कर रखी है, बता जरा कैश का कितना बैलेंस है, तो तुम कहोगे सर 4 दिन रुक जाइए, कैलकुलेट करके बताते हैं। तो ये तरीका तो ठीक नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही क्या किया गया, लेजर रजिस्टर को बनाया गया कि जब हम एंट्री करते हैं जनरल पे, तो उसी तुरंत निकाल के क्या करते हैं, हम दोबारा एंट्री करते हैं लेजर पे सेपरेटली अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स, अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स या कह ले अकॉर्डिंग टू लेजर। हर लेजर के अनुसार उसकी एंट्री क्या करते हैं, सेपरेटली हम अलग अलग लेजर रजिस्टर लिख देंगे। मतलब कि एक पन्ने पे लिख देंगे कैश की सारी एंट्री, केवल कैश के लेन देन, दूसरे पन्ने पे हम बैंक के सारे लेन देन लिख देंगे, तीसरे पे हम परचेज के सारे लेन देन लिख देंगे, चौथे पे हम सेल्स के सारे लेन देन लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे 4 लेजर है तो चारों को हम अलग अलग लिख देंगे। आगे और जो भी खाते आएंगे, जो भी लेजर आएंगे, उनको क्या करेंगे, उनको हम अलग अलग पन्नों पे लिखते चले जाएंगे, और उस कैश लेजर में केवल उसकी एंट्री होगी, जिसका एक छोटा सा जो फॉर्मेट है वो मैंने लिख के आपको दे दिया है। ये देखिए, मैंने एक तरफ लिखा डीआर, एक तरफ लिखा सीआर, और फिर यहाँ लिखा एंट्री नंबर। हालांकि लेजर रजिस्टर का ये फॉर्मेट होता नहीं है, लेजर रजिस्टर का फॉर्मेट ठीक वैसा ही होता है जैसा कि जनरल रजिस्टर का होता है, और उसमें आखिरी में एक बैलेंस का कॉलम आ जाता है। अब क्योंकि हमें जनरल रजिस्टर आपको कॉपी पे लिखना नहीं सिखाना है, इसलिए अभी हम उस फॉर्मेट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं कि लेजर रजिस्टर को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, लेजर रजिस्टर को लिखने की आवश्यकता या मैनुअल अकाउंटिंग में लेजर रजिस्टर को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब तक हम उसको सेपरेटली बनाएंगे नहीं, तब तक किसी भी एक खाते की जानकारी हमको मिलेगी नहीं। तो देखिए, जैसे 12 एंट्री को कहा, तो इस तरह से क्या करिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली एंट्री में क्या हुआ, 48,000 रुपीज आया है, तो क्या लिख दिया डीआर में प्लस। दूसरी एंट्री में क्या हुआ, कैश गया है, देखिए दूसरी एंट्री में कैश गया है ना, तो मैंने लिख दिया कि 5000 कहाँ गया, सीआर में। और मैंने अभी आपकी समझ के लिए डीआर के आगे प्लस और सीआर के आगे माइनस लिख दिया, क्योंकि प्लस का मतलब जो कैश हमारे पास आ रहा है प्लस हो रहा है, और सीआर का मतलब क्या हुआ, जो कैश हमारे पास से माइनस हो रहा है, मतलब कि जा रहा है। हालांकि जब हम लेजर रजिस्टर पे एंट्री करते हैं तो इस तरह से प्लस और माइनस करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि जो चीज डीआर में लिखी गई वो प्लस है और जो चीज सीआर में लिखी गई वो माइनस है। ये अभी आप चूंकि बिगिनर हैं तो आपको समझाने के लिए हमने डीआर के आगे प्लस और सीआर के आगे माइनस साइन का यूज कर दिया है। इस तरीके से टोटल एंट्रियां लिख दी गई और इसमें करंट टोटल निकाल लिया गया कि 77,100 रुपए डेबिट, मतलब इतना कैश आया है, और 23,500 रुपए इतना कैश गया है। और बाद में इसको एडजस्ट करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है, मतलब जो बैलेंस निकला है वो निकला है 53,600 रुपए, और यही क्लोजिंग बैलेंस है। इसी को क्या बोलेंगे, कैश लेजर का क्लोजिंग बैलेंस। और ऐसे ही हमने सभी का लेजर निकाल लिया है, देखिए बैंक का निकाल लिया है, परचेज का निकाल लिया है, और सेल्स का निकाल लिया है। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें, आपकी जो बाकी 1-2 असाइनमेंट है उसको कॉपी में निकाल के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये बैलेंस निकालना आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक खास बात, सर कैश और बैंक में तो प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, मतलब डीआर और सीआर दोनों आ रहे हैं, सर परचेज में सीआर क्यों नहीं आ रहा है। तो याद करिए, डीआर सीआर करते समय क्या परचेज को कभी सीआर में लिखा है आपने, कभी नहीं लिखा है, क्योंकि परचेज मतलब गुड्स हमेशा आएगा, तो परचेज का अमाउंट भी हमेशा कहाँ निकलेगा, डीआर में ही निकलेगा बेटा, कभी सीआर में निकलेगा ही नहीं, क्योंकि परचेज का जो खाता होता है, जो लेजर होता है, वो जल्दी कभी सीआर में जाता ही नहीं है। और अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स में सेम कॉन्सेप्ट है, सेल करने में गुड्स जाता है, और जब गुड्स जाता है तो हम सेल्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं एंट्री में, ये हम पढ़ चुके हैं। इवन अपने डीआर सीआर में भी सेल्स को सीआर में लिखा है, तो उसको कभी डीआर में नहीं आता है, जब डीआर में आता है तो डीआर में लिखेंगे क्यों, तो इसीलिए सेल्स का सारा जो अमाउंट निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, सीआर साइड में, और परचेज का सारा अमाउंट कहाँ निकलेगा, डीआर साइड में। अब मैंने चारों ही खातों के अमाउंट निकाल लिए, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिए, कुछ के बैलेंस डीआर में आ रहे हैं और कुछ के बैलेंस सीआर में आ रहे हैं। अब इसी बैलेंस को उठा करके क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख करके दे देंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट। मतलब कि लेजर के ठीक आगे का एक और स्टेप देखिए, अबाउट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें एंट्री पास करने के बाद
किस लेजर में कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा है इसकी जानकारी दिखाई जाती है। तो लेजर क्या है हमको मालूम है, क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको दिखा देना है। तो ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। एक कॉलम में लिख दिया लेजर का नाम, बगल में लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड में आएगा, इसलिए हमने एक तरफ दिया डेबिट, एक तरफ दिया क्रेडिट। अब हमने हर लेजर के आगे उसका बैलेंस लिख दिया और जिस साइड वो बैलेंस आया है वो साइड लिख दी। जैसे कि कैश का 53,600 कहाँ आया है, डेबिट साइड, तो कहाँ लिख दिया, डेबिट वाले कॉलम में। बैंक का 51,500 कहाँ आया है, डेबिट वाले कॉलम में, तो डेबिट लिख दिया। ऐसे परचेज का 26,500 और सेल्स का जो बैलेंस आया है 1,31,600 वो डेबिट में नहीं, वो क्रेडिट में आया है। और इस तरीके से हमने जब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड टोटल निकाला तो वो टोटल भी आपका बराबर आया 1,31,600। और ध्यान रखिएगा ये कंपलसरी है, ये आएगा ही आएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए शुरुआत से जब एंट्री आप कर रहे हैं डीआर और सीआर में, तो डीआर के बराबर ही आप सीआर लिख रहे हो ना, जितने अमाउंट का आप डीआर लिखते हो उतना ही अमाउंट का सीआर लिखते हो। जर्नल एंट्री लिखने का जो डबल साइड का फॉर्मेट है जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, उसमें जितनी वैल्यू चीज आती है उतनी ही नेटवर्थ की वैल्यू चीज क्या होती है, जाती है। तो एंट्री में डीआर और सीआर बराबर होता है ना, कभी ऐसा तो नहीं है कि 1,000 डीआर लिखा और 500 सीआर लिख दिया और कह दिया एंट्री ठीक है। अगर आप इस तरह लिखोगे तो ये एंट्री ठीक नहीं है। मतलब कि जितनी वैल्यू की चीज डीआर होगी उतनी ही वैल्यू चीज क्या होगी, सीआर होगी। तो जब वहां पे डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर आ रहा है एंट्री के दौरान, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसका हम बैलेंस निकाल करके इसका ट्रायल में बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल डीआर और सीआर के क्या होगा, टोटल के बराबर ही बैठाएगा। इसी के साथ में ये ट्रायल में क्या होता है हमने समझ लिया। इसके ठीक आगे एक रिपोर्ट और होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और बैलेंस शीट की, कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। तो हमको पहले प्रॉफिट लॉस मैनुअली बनाना नहीं सीखना है, बैलेंस शीट मैनुअली बनाना नहीं सीखना है। ये सारा काम हम कभी जो सेकंड लेवल हमारा एग्जीक्यूटिव लेवल है वहां पे सीखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें टैली में ऑटोमेटिक बन के आती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेजर रजिस्टर हमको मेंटेन नहीं करना पड़ता है, टैली ऑटोमेटिक मेंटेन करके देता है। ट्रायल बैलेंस हमको टैली ऑटोमेटिक मेंटेन करके देता है, बना के देता है। प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट ये सभी रिपोर्ट टैली हमको ऑटोमेटिक बना के देता है। हमें सिर्फ करना इतना होता है कि अपने ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके टैली में जाकर के फीड करना होता है। बस इतना काम केवल करना होता है। लेकिन जानकारी के लिए हमने आपको इतनी चीजें पढ़ा दी है। इवन एग्जीक्यूटिव लेवल में इन सभी रिपोर्ट्स को मैनुअली कैसे मेंटेन करते हैं इस चीज को भी कवर अप किया है। देखिए कॉमर्स होल्डरों की चीज आती है तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नॉन कॉमर्स वालों को ये चीज पढ़ने की आवश्यकता है कि आखिर टैली में रिपोर्ट बन कैसे रही है। और इस चीज को आप तब समझ पाएंगे जब खुद आप उन रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाएंगे। तो बहरहाल हमारा ये बिगिनर लेवल है, हम इसलिए मैनुअल अकाउंटिंग में इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। बस हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और अब हम सीधे टैली पे क्या होगा, इनटू को फीड करना सीखेंगे। और हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक लेजर रजिस्टर कैसे मेंटेन हो रहा है और इसकी रिपोर्ट टैली पे कहाँ दिखाई दे रही है, ट्रायल बैलेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट ये सभी रिपोर्टें टैली में ऑटोमेटिक बनती है और ये कहाँ दिखाई दे रही है, ये सभी चीजें हम टैली पे डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ में आपका ये वीडियो फिनिश होता है। अब हम सीधे टैली पे काम करना सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में।